नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जब फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। यह जो प्रश्न है यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट जेआरएफ एग्जाम के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी व अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ इतिहास के एक बहुत बड़े सेक्शन का रिवीजन भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो प्रश्न लिए गए हैं ये सारे प्रश्न मैं इन सारे प्रश्नों को मैराथन वीडियो में अलग से डिस्क्राइब करता हूँ। वहाँ पे शॉर्ट में और कुछ ज़्यादा प्रश्न को लिया जाता है। इस सारे प्रश्न को मैं इसमें सॉल्व किया रहता हूँ, वही प्रश्न मैराथन वीडियो में भी होते हैं। तो इस प्रश्न को मैं अभी इससे पहले जो मैराथन वीडियो डाला हूँ उसमें सॉल्व करा चुका हूँ, हालांकि उसमें बस थोड़ा शॉर्ट में था। यहाँ पे मैं इसको डीप में बताने का कोशिश करूंगा। फिर इसी तरह से ये 1 घंटे का 2 घंटे का जो वीडियो आते रहेंगे, इनमें जो प्रश्न मैं सॉल्व कराता रहूंगा, फिर इन्हीं सब प्रश्नों को जोड़ करके एक मैराथन वीडियो फिर से मैं लेकर आऊंगा, जिसमें जो 5 से 6 घंटे का या 10 घंटे का भी हो सकता है क्या रहेगा। तो ये था शॉर्ट जानकारी। और आशा करता हूँ आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो उपनयन संस्कार जल्द से जल्द करा लीजिए। ये हमारा ये उपनयन संस्कार डिजिटल उपनयन संस्कार है, जिसमें केवल लाइक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है। चलिए हम चलते हैं अपने इस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार निर्वाचन का एक घटक प्रस्तुत किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को वार्षिक बजट में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। चलिए, तो हम सबसे पहले इन प्रश्नों के जो कथन दिए हुए हैं इस कथन को डिस्क्राइब करेंगे। इसको सबसे पहले इस पे इसके तथ्यों को जानेंगे, उसके बाद उन तथ्यों के आधार पर हम ऑप्शंस को दिए जो हैं ऑप्शंस को चुनेंगे। चलिए एक एक करके हम ऑप्शंस को देखते इसके तथ्यों को देखते हैं। पहले जो देखिए, वर्ष 1892 जो भारत परिषद अधिनियम आया था, यह यूके की विधान वहाँ की जो संसद था वहां पे पारित हुआ था। यह यूके की संसद में पारित हुआ था। यह एक्ट यूके की संसद में पारित हुआ था। और देखिए, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों को उनके आकार में वृद्धि की गई। क्या की गई? जो यहाँ भारत में जो सेंटर में विधान परिषद होता था, विधान परिषद, और राज्यों में विधान परिषद और विधानमंडल हुआ करता था, उनमें जो सदस्य होते थे, यानी सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। देखिए, सरकारी सदस्य वह है जो जिनकी नियुक्ति या तो गवर्नर करते हैं राज्यों में, या वहाँ पे सेंटर में गवर्नर जनरल करते हैं। तो उन्हें बोलेंगे सरकारी सदस्य बोलेंगे। यह सरकारी सदस्य जैसे शिक्षा के क्षेत्र से और साइंस के क्षेत्र से अलग अलग, साहित्य के क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों से यह चुन के नहीं, सॉरी, डायरेक्टली नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा या राज्यों में गवर्नर के द्वारा। परंतु जो गैर सरकारी सदस्य हैं यह जनता के द्वारा चुन के आते हैं। ये चुने हुए सदस्य होते हैं, तो इन्हें हम गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं, जो चुन के आते हैं। तो यह गैर सरकारी सदस्य हो गए। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, जो सरकार जो यह जो ये भारत सरकार अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम था, इसके तहत भारत में संसदीय प्रणाली की क्या की गई? स्थापित की गई। हालांकि डायरेक्ट नहीं, परंतु इनडायरेक्ट रूप से एक संसदीय प्रणाली स्थापित की गई थी। देखिए, इस संसदीय प्रणाली की क्या की गई? नींव रखी गई थी। इसलिए इसे भारत में संवैधानिक विकास में मील का पत्थर भी कहा जाता है। जो भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ उसमें इसे मील के पत्थर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये याद रखना ना, मील का पत्थर। एक प्रकार से यहाँ संसदीय प्रणाली की भारत में क्या बनी? नींव पड़ी। ओके, नींव पड़ी। चलिए अब हम आगे और चलते हैं। तो इसमें क्या किया गया? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। देखिए, इसने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसका हमने चर्चा पहले कर चुके हैं यहाँ पे। और दूसरा, आगे चलते हैं। हालांकि इसमें बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था, ये भी मैं बता चुका हूँ। और इसके कारण इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के बाद 10 से 16 सरकारी सदस्यों का ही रहता था। देखिए, हालांकि जो इसमें बहुमत था वह सरकारी सदस्यों का ही था। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जिसमें गवर्नर जनरल होते थे और कुछ जैसे किचन कैबिनेट बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो मंत्रिमंडल होता था एक प्रकार से, तो उसमें गवर्नर जनरल होते हैं। और जो और अन्य सदस्यों की संख्या थी वह 10 से 16 तक हुई होती थी। नहीं, सॉरी, उसमें संख्या ज़्यादा होती थी। उसमें 10 से 16 संख्या, 10 से लेकर 16 तक की जो सदस्य क्या हो सकते थे? गैर सरकारी सदस्य चुने जा सकते थे। कहाँ से? गैर सरकारी सदस्य कहाँ से होते थे? इसमें से 10 से 16 गैर सरकारी सदस्य हो सकते थे। इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में
मई से ठीक है, उसमें 10 से लेकर 16 निर्धारित किया गया। कौन से? ये गैर सरकारी सदस्य से, यानी कि जो उनके जो उसमें सदस्य होंगे, उस सदस्य में सरकारी सदस्य तो होंगे ही, परंतु जो गैर सरकारी सदस्य होंगे इनकी संख्या निश्चित कर दी गई, 10 से लेकर 16 तक ही हो सकते थे। किसमें? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और हम आगे चलते हैं, और कुछ अन्य सदस्यों को भी, अतिरिक्त सदस्यों को, जो जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी उसमें कुछ सीमित सीमित कुछ मतलब जनता के कुछ सीमित लोग ही उसमें वोट डाला करते थे। तो यह प्रथम बार जब निर्वाचन संबंधी सिद्धांत को स्वीकार किया, यह पहली बार है जब उसमें निर्वाचन सिद्धांत क्या किया गया? स्वीकार किया गया। कौन सा सिद्धांत? निर्वाचन। इस किसके? भारत परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया, परंतु कहीं भी इस भारत परिषद अधिनियम में निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं था। तो इसलिए निर्वाचन सिद्धांत का इसमें क्या किया गया? एक प्रकार से पत्थर नींव रखा गया। निर्वाचन निर्वाचन सिद्धांत की यहाँ पे चर्चा की गई, परंतु जो निर्वाचन शब्द है उसकी यहाँ पे व्याख्या नहीं की गई, वह शब्द यहाँ पे नहीं दिया गया। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये याद रखना, निर्वाचन शब्द का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया? भारत परिषद अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार निर्वाचन का एक घटक प्रस्तुत किया, घटक नहीं प्रस्तुत किया। तो ये घटक तो प्रस्तुत किया, ओके, सिद्धांत प्रस्तुत किया, परंतु निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो यहाँ पे इसका एक क्या है? घटक है, ना कि निर्वाचन है। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को वार्षिक बजट में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसने विधान परिषदों में उनके जो कार्य होते थे उसमें वृद्धि की गई, विधान परिषदों के जो कार्य थे उसमें वृद्धि की गई। अब बजट पर चर्चा करना, और लोगों को, जो वहाँ अन्य सदस्य होते थे, उन सदस्यों को, जो गैर सरकारी सदस्य होते थे और सरकारी सदस्य, हालांकि गैर सरकारी सदस्यों की थोड़ी लिमिट थी, देखिए, तो उन्हें बजट जो पर पेश किया जाता था, बजट पे चर्चा करने और कार्यकारी परिषद में प्रश्न पूछने की क्या थी? अ, शक्ति प्रदान की गई थी, यानी कि वह उस पर चर्चा कर सकते थे, चर्चा में भाग ले सकते थे, प्रश्न भी पूछ सकते थे। परंतु हालांकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को, जो गवर्नर जनरल के जो अन्य वहाँ सदस्य होते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके सदस्यों को इसमें संशोधन के प्रस्ताव की नहीं किया जा सकता ना, मतलब ये क्या कर सकते थे? चर्चा चर्चा में भाग ले सकते थे, प्लस प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु संशोधन नहीं कर सकते थे ना, प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, संशोधन नहीं प्रस्तुत कर सकते थे। ओके, तो ये याद रखिएगा, चर्चा कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु संशोधन में भाग नहीं ले सकते थे, यानी कि उसमें प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। देखिए, तो जो सदस्यों को वार्षिक बजट में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रस्तुत करने का क्या है? अधिकार दिया गया, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो हमारा ये दो क्वेश्चन हम देख लें, थोड़ा सा और अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। देखिए, प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अनुशंसा पर वायसराय द्वारा, मतलब जो प्रांतीय गैर सरकारी सदस्य होते थे, सॉरी, प्रांतीय विधान परिषद होते थे, प्रांतों की विधान परिषद, और जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अनुशंसाओं पर वायसराय द्वारा केंद्रीय परिषद के कुछ गैर सरकारी सदस्यों को नाम निर्देशन का प्रावधान किया गया। ओके, जो यह जो देखिए, प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन था, तो ये इन दोनों लोगों की अनुशंसाओं पे ये दो लोग क्या करेंगे? एक नाम नाम का एक संग्रह होगा, जिसमें अलग अलग जो जिनको सदस्य चुना जाना है उनके संग्रह बना कर देंगे, किसको? गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद को। तो वह गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद इनमें से डायरेक्टली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, किसके माध्यम से? ना किसी चुनाव, हाँ, उसमें कुछ खास लोग ही चुनाव में वो भागीदारी होंगे, भाग लेंगे। तो देखिए, अनुशंसा पर वायसराय द्वारा केंद्रीय परिषद के कुछ गैर सरकारी सदस्यों को नाम निर्देशन का प्रावधान किया गया था। देखिए, इसमें जो था, प्रांतीय विधान परिषदों में जो ये भारत परिषद अधिनियम आया था 1892, उसके संदर्भ में है। भारतीय विधान परिषदों में जिला बोर्डों, कुछ गैर सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन का प्रावधान किया गया था। जो इसमें नाम जो आएंगे, जिनको गवर्नर जनरल डायरेक्टली नियुक्त करेंगे, उसमें क्या होंगे? उसमें जो वायसराय केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अनुशंसा पर गवर्नर को सरकारी सदस्यों का नाम निर्देश करेंगे। ओके, तो आप, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, तो हम हमारा जो प्रश्न है, इसमें से केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं।
देखिए, अगला प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति कार्टेज व्यवस्था से सर्वोत्तम रूप से सुसंबद्ध है, जिसके तहत कार्टेज की धारक को हिंद महासागर में आवाजाही की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। हिंद महासागर में ना, ओके। देखिए, तो आपको जो ये कार्टेज व्यवस्था है, तो देखते ही आपको सही आंसर इसका क्या हो गया, पुर्तगाली हो गया होगा ना। तो भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय शक्ति आए थे, पुर्तगाली ही भारत में प्रवेश किए थे। चलिए हम देखते हैं। देखिए समय चल रहा है 1505 का। कहाँ का? 1505 का समय है, जब इस समय पुर्तगाल की जो वहाँ की सरकार थी, राजा राजा था, राजा राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किया। कहाँ का? इसका जो यहाँ जो पुर्तगाली कंपनी थी यहाँ भारत में, उसके गवर्नर बना करके यहाँ पे भेजा। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। जब यह भारत में आया तो देखिए, उसे पुर्तगाली हितों की क्या करनी थी, रक्षा करनी। जो यहाँ पुर्तगाली समुदाय थे उसके, जो यहाँ पे व्यापारी लोग थे, उनकी क्या करनी थी, रक्षा करनी थी। तो रक्षा के लिए इसे पर्याप्त सुविधा और बल प्रदान किया। जो यह आया आगे आगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो यहाँ पे रक्षा के लिए इसे बहुत सारे कार्य किए, उनकी रक्षा के लिए। आगे देखिए, अल्मेडा का उद्देश्य पुर्तगालियों को हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करना था। जो उस समय का हिंद महासागर था, वह वो सोचता था कि जो एशिया महाद्वीप के साथ अफ्रीका, जो अफ्रीकन तट है, और एशिया महाद्वीप में जो है जितने भी व्यापार होते हैं उसको यह कंट्रोल करे। और इसको कंट्रोल करने के लिए हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। यानी कि जो भी व्यापार हो, इसकी अनुमति से ही हिंद महासागर के रास्ते व्यापार हो। ओके, देखिए, प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। तो इसके इसके लिए इसने क्या नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी यह एक नीति है, ठीक है, जिसकी यह अपनाई। इसके माध्यम से लोग क्या करते थे, यह कार्टेज, इसी कार्टेज व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज व्यवस्था। तो याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और कौन है, पुर्तगाली हैं, तो इन्होंने अपनाई। देखिए हम आगे चलते हैं। भारत के अन्य भागों या एशियाई देशों में अपने जहाज़ों को भेजने के इच्छुक व्यक्ति, जो भी कोई भी व्यक्ति, क्या जो पुर्तगाली की अपेक्षा और कोई शक्ति हो, तो उनको अगर किन्हीं को भी अपने व्यापारी जहाज़ों को भेजना था, कहाँ पे, हिंद महासागर में या भारत में, भारत के अंदर, तो उन्हें सबसे पहले पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ता था। यह एक प्रकार से क्या है, लाइसेंस था। एक पास कागज का एक टुकड़ा था, यही समझ लो, कागज का टुकड़ा था, उसे उनको अनुमति दी जाती थी। ओके, यहाँ इससे अनुमति देती है, हाँ, आके आप इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि यह प्रवेश पत्र एक प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। आगे चलते हैं। देखिए, जो इस कार्टेज की मतलब यह कार्टेज लेने की अनुमति दी जाती थी, मतलब जिन जो भी व्यापार इस भारतीय उपमहाद्वीप में आते थे हिंद महासागर के थ्रू, तो उन्हें हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए उन जहाज़ों को सबसे पहले उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, किसी पुर्तगालियों से, यानी कि कार्टेज व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ता था। देखिए 16वीं सदी की जो इसका जो जो ये, अब तो आप समझ में गए होंगे इसका सही आंसर क्या है, पुर्तगाली है। देखिए इस जो ये व्यवस्था था ना, इसके तहत जो मुगल शासक हुआ करते थे, उनको भी कार्टेज व्यवस्था में के थ्रू उन्हें कार्टेज लेना पड़ता था। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत उन्हें सबसे पहले कार्टेज लेना पड़ता था, इनसे इनका अनुमति लेना पड़ता था। तब कुछ, हाँ, इसका एक फीस भी लगता था ना, ये क्या लगता था, इसका फीस भी लगता था, इसका कुछ फीस भी लगता था, यानी कुछ शुल्क देना पड़ता था एक प्रकार से। शुल्क देने के बाद ही वह उस हिंद महासागर में प्रवेश कर सकते थे। तो यह रहा ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए जो इसकी शुरुआत हुई थी 16वीं शताब्दी में, पुर्तगालियों ने तो किया था हिंद महासागर क्षेत्र में, परंतु इससे पहले जो मुस्लिम शासक थे, अरब शासक, उन लोगों ने सबसे पहले कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत की थी। कॉटेज व्यवसाय की शुरुआत अरबियन लोगों ने किया था, जो अरब सागर में प्रवेश करने पर, किसी और शक्ति के जहाज को प्रवेश करने पे उनको उनसे अनुमति लेना पड़ता था। तो ये याद रखना ना, हालांकि भारत में तो शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था ना, परंतु इससे पहले और अरब लोग जो थे उन लोगों ने किया था, अरब व्यापारियों ने। तो देखिए, यह एक प्रकार टोल टैक्स भी एक प्रकार से है ना, इसके माध्यम से टोल टैक्स वसूला जाता था, टोल टैक्स। ओके,
यही भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और देखिए, तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या यह ब्लू वाटर पॉलिसी और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में हमने जाना। चलिए, आपने अगले अगले प्रश्न पे जाते हैं। हमारे इस जो ये प्रश्न था, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। चलिए, हम आगे चलते हैं। जॉन सॉरी लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस ये क्या है कि कुशल अकर्मण्यता की नीति, कुशल अकर्मण्यता की नीति संबंधित है। किसे संबंधित है? अफगानिस्तान से, तिब्बत से, सिंध से, वर्मा से। चलिए, हम इसके बारे जो तथ्य हैं, पहले तथ्यों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपने इस प्रश्न को उन तथ्यों के आधार पे सही करेंगे। देखिए, जो यह लॉर्ड जॉन लॉरेंस हैं, यह क्या थे? वायसराय थे। क्या थे? यह वायसराय थे। इनका जो समय काल है, यह है 1863 से लेकर के 1868 के समय का। 1863 से लेकर 1868 का समय है। देखिए, इस समय जो था कि इससे पहले, बहुत पहले लॉर्ड एलन बरो थे। लॉर्ड एलन बरो क्या थे? वायसराय थे, सॉरी गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड एलन बरो। ओके, कब? 1843 के आसपास। ओके, तो इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स बुरी तरीके से हार गए थे। जिसमें ब्रिटिशर्स की जो नीति बुरी तरीके से क्या हो गए थे? हार गए थे। जो इसी के समय लॉर्ड एलन बरो समय से लेकर के जो वायसराय थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बीच में, एक जब हार गए थे तो उन लोगों ने एक नीति अपनाई। किसने? लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने एक नीति अपनाई, जिसे बोलते हैं, किसी जिसे बोलते हैं अकुशल अकर्मण्यता की नीति। कुशल अकर्मण्यता की नीति। तो ये किसने अपनाया था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान की जो वहाँ की क्षेत्र था, जो वहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर था, जो वहाँ के लोग थे, उनकी रहन सहन आदि वगैरह से प्रभावित होकर के इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन लोगों ने जो लॉर्ड लॉर्ड जॉन लॉरेंस था, उसने एक नीति अपनाया कि अहस्तक्षेप की नीति। हम उनके प्रशासन में, उनकी जो वहाँ की क्षेत्रीय व्यवस्था है उसमें जब तक हमारे ऊपर कोई मतलब खतरा नहीं होता, तो उसमें हम अहस्तक्षेप करेंगे, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यही इसी को बोलते हैं कुशल अकर्मण्यता नीति। देखिए, जो कुशल अकर्मण्यता की नीति था, यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में हुई हानि और प्रतिक्रिया के रूप में ही इसे प्रतिपादित किया गया था, जो लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने किया था। किसमें? भारत में। देखिए, इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के द्वारा संबंध किया जाता है, क्योंकि उसने वायसराय काल में ही इस नीति का अनुसरण किया गया था। और इसे मतलब उसने उन्होंने ही इस नीति को प्रतिपादन किया था भारत में। हालांकि इसका जो नीति है वह किसी कोई और ने भी प्रतिपादित किया था, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, इसका रूपरेखा भारत में इन्होंने ही रखा। देखिए, जो कुशल अकर्मण्यता जो ये शब्द है ना, इस शब्द का जो जुड़ाव है, यह एक इतिहासकार है उनके साथ जुड़ा जाता है। सॉरी, क्या है? एक अलग जो है नीति नीति निर्माता है, उनके साथ जुड़ा जाता है। JW.S. वाइली। जे ध्यान दीजिएगा, JW.S. वाइली। इनकी एक बुक है, सॉरी लेख है, उस लेख का नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेख है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग एडिनबर्ग रिव्यू। एडिनबर्ग रिव्यू में ही इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एडिनबर्ग रिव्यू। ओके, इसी इसी लेख में ही इन्होंने कुशल अकर्मण्यता की नीति और हस्तक्षेप की नीति, एडिनबर्ग रिव्यू ने ही इसी लेख के नाम से जो एडिनबर्ग रिव्यू है, इसी लेख में ही उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। JW.S. वाइली। तो ये याद रखना है। और यह हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, जो कुशल अकर्मण्यता का चरम लॉरेंस के अफगान नीति का शुद्धम घोतक नहीं है। उसकी नीति अफगान मामलों के उदासीनता, मध्य एशिया में रूसी महत्वाकांक्षाओं के बारे में अनभिज्ञता पर आधारित नहीं थी। देखिए, जो उसने अपनाया था, उसमें जो विदेशी शक्तियां इन्वॉल्व थी, जिसमें रूस रूस चाहता था क्या? हिंद महासागर में एक्सेस चाहता था। हिंद महासागर में सोचता था कि उसे क्या हो, क्योंकि उधर जो बर्फीली एरिया था, आर्कटिक, उस आर्कटिक महाद्वीप में उधर जो क्या था, बर्फीली एरिया था। तो वह चाहता था कि अफगानिस्तान में उसकी प्रेजेंस बढ़ जाए, वो अफगानिस्तान को क्या कर ले? कैप्चर कर ले। उसकी जो विस्तारवादी नीतियां थी, तो उससे भी कुछ ब्रिटिशर्स भयभीत थे।
ओके, तो उससे भी कुछ भयभीत थे, परंतु अब अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट में भी वो लोग रखना चाहते थे। तो इसलिए उन लोगों ने अफगानिस्तान को स्वतंत्रता दी कुछ, और उसमें अहस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब अहस्तक्षेप मतलब उसमें कोई उनके जो शासन प्रशासन था उसमें कोई हस्तक्षेप ये लोग नहीं करेंगे। तो चलिए, ये रहा कुशल आक्रामकता की नीति। और इसके किससे संबंधित है? अफगानिस्तान से संबंधित है। किस संबंधित है? अफगानिस्तान से। अच्छा चलिए, कुछ नाम आया है, लॉर्ड एलन बरो। जो लॉर्ड एलन बरो थे ना, ये दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था। दास प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था। ओके, आई थिंक 1843 के आसपास ही ना। तो दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बरो ने किया था, ये याद रखना है। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1828 में, इससे पहले ही। ओके, तो ये क्रम भी याद रखना, 1828 में सती प्रथा का अंत हुआ था, और 1843 के आसपास दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए, अच्छा हाँ, इसके बाद जो आएंगे ना, और लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बाद लॉर्ड लिट्टन, आई थिंक लॉर्ड लिट्टन, या सॉरी लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड हर्डिंग प्रथम। अच्छा चलिए ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं। और ये दास प्रथा हो गया। इसके पहले क्या आ जाएगा? सती प्रथा, ये क्रम है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा? नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो नर बलि प्रथा हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग प्रथम, इसके काल में हुआ था। इसी के बाद, जस्ट इसके बाद ही हुआ था। समय काल आई थिंक है 1847 के आसपास का समय है। ओके, तो ये याद रखना है, सती प्रथा, दास प्रथा, फिर नरबली प्रथा। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दंडनायक मजिस्ट्रेट की कार्यवाही अंतिम होती थी। दंडनायक जो होता था, उसका जो कार्यवाही होती थी वह अंतिम होती थी। और देसी भाषा के समाचार पत्र को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस अधिनियम ने देसी भाषा के समाचार पत्रों को ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया जिससे विभिन्न नस्लों, जातियों और धर्मों के लोगों के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो सकती थी। दंडनायक मजिस्ट्रेट को एक जमानत राशि जमा करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसे प्रकाशक द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर जब्त किया जा सकता था। ये कुछ प्रावधान दिए हुए हैं, इस बिंदुओं के माध्यम से हमें इनमें से क्या करना है, सही चुनना है। कौन से इसमें से जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसमें यह प्रावधान था। इसे भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 द्वारा रिक्त कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। तो चलिए, ये कुछ चार ऑप्शन हो गए। इन चार ऑप्शन के आधार पे हम जो अपने तथ्यों को जानेंगे, फिर तथ्यों के आधार पे इन चार ऑप्शन में से एक सही चुनेंगे। तो चलिए, हम एक एक करके इसको, इसके जो तथ्य हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर अपने इसको सही ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए, जो ये देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम था, ये 1878, यह आया था लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय, समय है 1878। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1800, सॉरी 1878। गवर्नर जनरल कौन है इसमें, सॉरी वायसराय कौन है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। ये देखिए, जो समय चल रहा है, ये 1858 में, 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके जस्ट 20 साल की बात है लगभग। ओके, तो देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो देसी समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व रूप में वृद्धि हुई थी। जब ये क्रांति हुई उसके बाद देसी समाचार पत्र थे उनके विकास में तीव्र गति हुई। और इसकी तुलना, इसकी इसकी क्या हुई, इसकी जो तुलना में अधिक मुखर थे, जो किसके, जो अंग्रेजी थे, उन सब के अंग्रेज जो पत्रिकाएं थी उसके माध्यम से देसी जो समाचार पत्र हुआ करते उनका बहुत तेजी से क्या हुआ, विकास हुआ। और इन लोगों ने सरकार की इन देसी समाचार पत्रों के माध्यम से आलोचना भी करते थे, जो सरकार की जो औपनिवेशिक सरकार की जो बुराइयां थी उसे उभार करके जनता के सामने रखते भी थे। एक कुछ इस तरह का इसका भी रोल, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भी इसका रोल अहम था। देखिए, जो सरकार की साम्राज्यवादी नीतियां, किसकी, लॉर्ड लिटन उस समय था ना वायसराय, तो इसका साम्राज्यवादी नीतियों का ये लोग क्या करते थे, विरोध करते थे। इन देसी समाचार पत्रों के माध्यम से, और जनता तक इनकी बुराइयों को पहुंचाते थे। और जो उस समय लगभग 4 से 5 साल बाद, एक दशक के अंदर ही बार बार जो क्या कहते थे, अकाल आया करते थे, उस उन अकालों में लाखों लोग मर जाया करते थे, लाखों लोग मर जाते थे, भूखों मर जाते थे। तो उस तरह की जो गतिविधियां हुआ करती थी ब्रिटिशर्स, हालांकि यह जो उस समय के जो
ब्रिटिश सरकार थी उसने कृषि का औद्योगिकरण कर दिया था, इसलिए लोगों को अब पैसा के लिए फसल उगाया करते थे, हम उधर नहीं जाएंगे। तो उसका भी कुछ प्रभाव था, ताकि अकाल उकाल आया करता था, उसका भी प्रभाव अकाल में था। तो देखिए उस वो जो अकाल आया करते थे उस क्यों आया करता है उसका व्याख्या करके ये लोग जनता के सामने प्रस्तुत करते थे। तो ये देखिए इसकी क्या है, हम अवधारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे लाखों लोगों की मर जाया करते थे। और 1877 में, कब, 1877 में आई थी ना महारानी विक्टोरिया। 1877 में महारानी विक्टोरिया आई थी, दिल्ली दरबार लगा था। तो उस दिल्ली दरबार में बहुत सारे धन क्या हुए थे, अनर्गल खर्च किए गए थे। और वो सब कहाँ से, भारतीय जो एक प्रकार से खजाना था, उसी से यह धन वहन किया गया था। तो इन सभी को ये लोग क्या करते थे, जो देसी समाचार पत्र थे उन्हीं पत्रों के माध्यम से इन सभी को उभार करके जनता के सामने रखा जाता था। तो देखिए, तो इसी इस समय जो क्या थे, नवीन बौद्धिक बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनमें असंतोष फैला, किस प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति असंतोष फैला। देखिए, जो यह असंतोष फैला था इसका कारण लॉर्ड लिटन ने ना, जो चार्ल्स मेटकाफ थे, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ, और जो लॉर्ड मैकाले थे, इन्हीं लोगों की नीतियों को बोला था, जिन्होंने कहते हैं जो प्रेस के प्रति उदारता थोड़ा दिखाई थी। उन्हीं जो लॉर्ड लिटन था, जो ये 1897 की क्रांति हुई थी, साथ ही साथ जो जो बुद्धिजीवी वर्ग में असंतोष फैला था, उसका कारण लॉर्ड लॉर्ड लिटन ने चार्ल्स मेटकाफ को और लॉर्ड मैकाले को ठहराया, क्योंकि उन लोगों ने प्रेस प्रेस के प्रति उदारता दिखाया था। तो देखिए, तो इन सभी का भावनाओं, जो ये भावनाएं जनता की बन रही थी, उन्हीं सब का दमन करने के लिए लॉर्ड लिटन ने यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, उस पर लगाम लगाने के लिए। किस पे, जो देसी समाचार पत्र होते थे। तो देखिए, इसने जो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को भारतीय देसी भाषा में समाचार पत्रों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजद्रोही लेखन राजद्रोही लेखन को दंडित एवं दमन करने के अधिक प्रभावी साधनों के साथ सरकार को सशक्त बनाने, यानी सरकार को सशक्त बनाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। जो 1878 का अधिनियम है उसे लाया गया था। अब देखिएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते ना, ये इसका जो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य अ, देखिएगा, बेहतर नियंत्रण स्थापित करना, बेहतर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना, किस पे, देसी जो समाचार पत्र हुआ करते तो उन पर सरकार की क्या हो, पकड़ ज्यादा हो, स्थापित करना, जो समाज में सौहार्द बना रहे, की स्थापना करने के लिए यह लाया गया था। कुछ अन्य देखते हैं। देखिए, जो स्थानीय सरकार की आज्ञा से जिला दंड नायकों को किसी भी भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशन को प्रकाशित करने से पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते थे। उनके साथ वह उस अनुबंध पे हस्ताक्षर करते थे, कुछ जमानत राशि भी रखते थे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज, मैं चलिए उधर नहीं जाते हैं। तो यह जमानत राशि, एक राशि रखते थे किसके पास, जो गवर्नर जनरल की क्या होती थी वो, सॉरी, जो जिला दंड नायक होते थे, उनके पास वो कुछ राशि रखते थे। अगर वो कभी भी पकड़े गए कि मतलब हाँ ये क्या, वो जो देसी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसका उल्लंघन करते हुए पकड़े गए, तो वह जमानत राशि उनकी क्या वो कर ली जाती थी, जब्त कर ली जाती थी। ओके, जब्त कर लेते, मतलब उनको दिया नहीं जाता था, वो लोग जब्त कर लेते, अब उनको उसमें से कोई अधिकार नहीं होता था। देखिए, तो इस तरह से हस्ताक्षर करते थे, एक नियम होता था, नियम कानून, उस पे क्या करते थे, हस्ताक्षर करते थे, जिसमें यह उल्लेख किया गया होता था कि कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे, कौन, जो प्रकाशक होंगे, वह ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार विरोधी भावना भड़के, लोगों के अंदर सरकार के विरोध में भावनाएं उसमें क्या हो, आप भड़के। और सामग्री की भी कोई जो सम्राज्ञी थी, जो महारानी थी, उनके प्रति भी जो भिन्न भिन्न जाति वर्ग के लोग थे, धर्मावलंबी थे, एक दूसरे के साथ वैमनस्य ना हो, ना, उनके बीच में सौहार्द बना रहे। तो इसलिए यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। जो स्थानीय महादंड नायक थे, ठीक है, कौन सा इसका हम क्या लिखते हैं, जिला दंड नायक, चलिए छोड़िए इसको। तो जिला दंड नायक, ठीक है, एक हस्ताक्षर करना पड़ता था, आज्ञा पे क्या करना पड़ता था, हस्ताक्षर। देखिए, तो अब समझ में आ गया ना, ये कहाँ पे, दंड नायक, जिला दंड नायक। इनके समक्ष एक, ठीक है, एक नियम होता था जिसपे लोग क्या करते थे, हस्ताक्षर करते थे, जितने भी प्रकाशक होते थे। देखिए, हम और आगे चलते हैं। जो जिला दंडनायक होते थे, यदि वह चाहे तो उस समाचार पत्र को जो जमानत
देने पर क्या करते हैं, बाध्य कर सकते हैं, यानी कि एक जमानत रख सकते हैं, अगर जिसको उनके ऊपर डाउट हो कि हाँ ये आदमी कुछ न कुछ अनर्गल बातें छापेगा, तो उससे कुछ पैसे एक रखवा लेते थे। जब क्या करते हैं, कुछ पैसे उनसे रखवा लेते थे। वह एक प्रकार से क्या होता था, जमानत राशि के रूप में रखवा लेते थे, ताकि उनके अंदर डर बना रहे कि अगर मैं ऐसा छापूंगा तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो डर बनाने के लिए यह जब्ती का नियम भी लाया गया था। तो देखिए, आज्ञा का उल्लंघन करने पर वो जमानत जब्त कर सकता था, और इसे मुद्रालय की जब्त की किया जा, जो उनका मुद्रालय था, जो जहाँ पे वो लोग छापा करते थे, वो भी जब्त किया जा सकता था ना, जहाँ पे प्रेस था उनका, जहाँ पे लिखा जाता था, वो एक प्रकार से मशीनरी था, उसको भी ये लोग क्या कर सकते थे, जब्त कर सकते हैं। देखिए, जो दंडनायक का अंतिम जो निर्णय होता था ना, जो ये पुलिस दंडनायक थे, जो इनका निर्णय होता था, यह क्या होता था, अंतिम होता था। इनका जो निर्णय होता था यह अंतिम होता था, इसके बाद कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता था। हालांकि अपील करने का वे देखते हैं, लिखिए। तो देखिए, और प्रकाशक को किसी भी न्यायालय में अपील की अनुमति नहीं होती थी ना, यही अंतिम था, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। ओके, इसी का ऐसा भी कानून भी बोला जाता है। जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे, यदि यह अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहते थे, अगर मान लीजिए जो अधिनियम एक्ट है, जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, अगर इससे वो लोग बचना चाहते थे, तो वह बचने का केवल एक ही उपाय था कि जो मान लीजिए कोई भी वह अपनी पत्र पत्रिका या पम्पलेट वगैरह छापते हैं, तो उसको उसकी एक प्रति सबसे पहले कहाँ पे, एक प्रमाण जो सरकारी प्रत्यक्षण होता था, सरकारी प्रत्यक्षण होता था, जहाँ पे एक बार सेंसरशिप लगा दिया गया ना, सेंसरशिप होता था, जहाँ पे देखा जाता था कि इसमें कोई अ, अनुचित शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया गया है ना, तो वहाँ सेंसरशिप में एक प्रति क्या करना पड़ता था, जमा करना पड़ता था, कहाँ पे, सरकारी प्रत्यक्षण में। तो देखिएगा, एक सरकारी प्रत्यक्षण होता था, मैं इसको और कुछ ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, कहाँ पे, सरकारी प्रत्यक्षण, एक बार सेंसर होता था, देखा जाता था इसमें कुछ गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया गया है ना, तो सरकारी प्रत्यक्षण में उन्हें एक प्रति जमा करना पड़ता था, और वहां पे जब वहां से अनुमति मिलती थी तभी वह उसे प्रकाशित कर सकते थे। इस प्रकार दो बार प्रकाशित हो गया, एक बार तो वो खुद लिखने मुखने में कर रहे हैं, और एक बार फिर दोबारा, यानी कि दो बार प्रकाशित हो रहा ना। अब देखिएगा, जो यह नियम था, इसमें बोला गया कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, डायरेक्ट नहीं बोला गया, परंतु इनडायरेक्ट रूप से उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी, वो कहीं भी जाके के अपील नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते थे। तो जिसके लिए इसे क्या बोला गया, आवाज दबाने वाली कानून बोला गया, गला घोंटू, क्या बोला गया, गला घोंटू बोला गया। ध्यान दीजिएगा, गला घोंटू एक्ट भी बोला गया इसे ना, गला घोंटू एक्ट। देखिएगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैगिंग एक्ट, गैगिंग, GAGING, गैगिंग एक्ट। देखिए, इसे गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है। चलिए, हम और आगे चलते हैं। तो इस अधिनियम का बहुत ही मतलब सबसे नकारात्मक पक्ष यह था कि इसके द्वारा जो देसी देसी भाषा थे, मतलब जो कुछ एक्ट था, तो ब्रिटिशर्स के जो नजरिया था उस नजरिए में तो अच्छा था, पर जो भारतीय नजरिया था इसके द्वारा तो कुछ नकारात्मक भी थे। जिससे क्या हुआ, जो देसी भाषा थे, देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे, उन पे थोड़ा लगाम लग गया। और जो अपना जो अंग्रेजी, जो उसी समय जो अंग्रेजी समाचार पत्र छपते थे, उन समाचार पत्रों के की तुलना में जो देसी भाषा थे, उसके साथ बहुत भेदभाव किया गया, बहुत भेदभाव किया गया, और न्यायालय में कोई अपील का अधिकार भी नहीं दिया गया। ओके, चलिए हम और आगे चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ना सोम प्रकाश, भारत मिहिर, मिरर, ढाका प्रकाश, सहचर, जो अन्य जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे, उसमें उन लोगों को अपने उनके इन सब के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। ओके, मामले दर्ज किए गए, इन पे कुछ कुछ ना आरोप लगा। देखिए, यह अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल रहा, काफी हद तक क्या करा, सफल रहा। जो जो देसी भाषा के जो समाचार पत्र हुआ करते थे, उनकी जो शब्द लिखने की शैली होती, लेखन शैली होती थी, और उनकी जो आवाज हुआ करती थी, वो काफी नीची हो गई। जो पहले की तुलना में, पहले क्या थे, काफी उठे उठे बातों करते थे ना, जनता को भड़काने की कोशिश करते थे। हालांकि वो लोग तो एक प्रकार से राष्ट्रभक्ति थे, उन लोगों को अंदर राष्ट्रभक्ति जगाते थे, परंतु ब्रिटिशर्स के नजरिए में वो लोग गलत हरकत कर रहे थे, जिसपे उस पर लगाम लगा। उनकी भाषा और प्रकृति दोनों में काफी विनम्र हो गई। अब देखिए, जो तत्कालीन देसी भाषा के समाचार पत्रों को विचारों में बहुत ही कम मौलिकता दिखाई देने लगी, मतलब उनके जो स्तर था वो गिर गया। प्रायः इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी भाषा के पत्रों में प्रकाशित लेख गृहीत किए जाने लगे थे। जो कुछ समाचार पत्र थे जो देसी भाषा में लिखे जाते थे, अब वह बदल करके किसमें हो गए, अंग्रेजी में हो गए। अब वह अंग्रेजी में लिखने लगे, ताकि इस नियम से, एक्ट से कुछ बच सके, एक्ट से बच सके, उसके लिए ही उन्होंने ऐसा लगाया था। देखिए, जो आगे चल करके ना एक भारत सचिव थे, लॉर्ड लॉर्ड क्रेन बुक,
ठीक है, लॉर्ड क्रेनबुक, इन्होंने जो ये प्री सेंसरशिप की धारा थी, इसमें प्री सेंसरशिप की धारा मतलब एक प्रति जा करके वहां पे जमा करना पड़ता था, कहाँ पे, सरकारी पत्रेक्षण में जमा करना पड़ता था। इससे क्या हुआ, उन्होंने इस पे असहमति व्यक्त की, यानी कि दुख प्रकट किया और इसे बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि दो दो बार एक प्रकार से प्रकाशन हो रहा है। एक बार वो खुद जो अ, जो जो प्रेषक है वो खुद प्रकाशित कर रहा है, और जब सरकारी पत्रेक्षण में आ रहा है तो यहाँ पर भी एक दोबारा प्रकाशित हो रहा है एक बार से। इसकी आलोचना इन्होंने किया था। आगे चल करके जो सितंबर 1878 में ना, नहीं सॉरी, हाँ, आगे चल करके यह 1878 में प्री सेंसरशिप की धारा हटा दी गई। हालांकि 1878 में तो ये भी आया था ना, परंतु इसी के समय मतलब क्या कर दिया गया, प्री सेंसरशिप की धारा था, इसे हटा दिया गया। ओके, किसके किसके हस्तक्षेप पर, जो लॉर्ड क्रेनबुक थे ना, लॉर्ड क्रेन बुक, देखिएगा, यह क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। आगे चल के कब, 1878 में ही, 2-4 महीने के बाद कर दिया गया। अब देखिए, जो और इसके जगह पर एक अलग से समाचार पत्र आयुक्त नियुक्त किया गया, समाचार पत्र आयुक्त नियुक्त किया गया। यहाँ देखिएगा क्या किया गया, समाचार पत्र आयुक्त नियुक्त किया गया, जिनकी क्या थी, उनका दायित्व ही यही था कि क्या, उन्हें सटीक, देखिए, प्रमाणिक और सटीक समाचार क्या करना था, प्रकाशित करना था, उनका यही दायित्व था। ये जो समाचार पत्र आयुक्त थे, सटीक और प्रमाणिक समाचार इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया जाना था, ऐसा प्रावधान इनको दिया गया। देखिए आगे चल के 1882 में जो लॉर्ड रिपन थे ना, लॉर्ड रिपन, 1885 में जो आगे चल के वायसराय होंगे, लॉर्ड रिपन, वह समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर देंगे। आगे चल के कब, ये समय चल रहा है 1882, 5 साल बाद ना, आई थिंक 82 है ना, 4-5 साल बाद। ओके, लॉर्ड रिपन, जिन्हें सज्जन रिपन भी कहा जाता है ना, रिपन, इन्हीं के समय आया था वो, आई थिंक प्रथम फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन के समय ही आया था। देखिएगा, तो लॉर्ड रिपन ने इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, रद्द कर दिया। ओके, तो इसके समय पे रद्द हो गया, किसके समय पे, लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। चलिए, तो हमने इन परिस्थितियों को डिस्क्राइब किया, और जो हमने अपने डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन के आधार पे अपने जो ऑप्शन हैं इसको पहले चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है, हमें क्या चेक करना है, इसमें से कौन कथन सही नहीं है, जो इसमें प्रावधान नहीं है, हमें वो चेक करना है, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए, तो हम देखते हैं, पहला, दंडनायक मजिस्ट्रेट की कार्यवाही अंतिम होती थी और देसी भाषा के समाचार पत्र को न्यायालय में अपील करने की कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह तो क्या है, यह सही है, यह क्या है, सही है। हमें से क्या पूछा है, हालांकि गलत पूछा है ना, कौन नहीं है, तो ये वाला सही है। दूसरा, इस अधिनियम ने देसी भाषा के समाचार पत्रों को ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया जिससे विभिन्न नस्लों, जातियों और धर्मों के लोगों के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो सकती थी। इस अधिनियम देसी भाषा की, ठीक है, हाँ, मतलब उन सभी, जो जो वह प्रावधान था, जो वह क्या था, वो शब्द थे एक प्रकार से, जिनसे वैमनस्य की भावना भड़कती थी, उस पर इस पे लगाम लगा दिया गया। ओके, दूसरा, दंडनायक, जो मजिस्ट्रेट को एक जमानत राशि जमा करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसे प्रकाशक द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर जब्त किया जा सकता था। यस, जब्ती का नियम है ना। देखिए, इस भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 द्वारा रिक्त कर दिया गया। हालांकि इसे समाप्त तो क्यों किया गया, लॉर्ड रिटन के समय किया गया था ना, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि किसने, लॉर्ड रिपन के समय पे, लॉर्ड रिपन के समय पे कब, 1881 में, 1881-82 में से रद्द कर दिया गया था। तो दूसरी क्या हो जाएगा हमारा, यही यही वाला, यही वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 के चार्टर अधिनियम, वर्ष 1873 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने, हमने किसके किसके आधार पे है ये, 1813, इस अधिनियम ने पहली बार सभी अंग्रेज व्यापारियों को चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई।
ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा, इसने मूल भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया गया। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया गया। देखिएगा, मुझे लगता है कि अगर आप एक भी बार भी अगर पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप देखे होंगे जब 1857 की क्रांति होती है, जो उसमें जो ब्रिटिशर्स थे, भारतीयों का जो धार्मिक था, सामाजिक, सांस्कृतिक जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में क्या कहते हैं, हस्तक्षेप करते थे। जैसे सती प्रथा का अंत कर दिया, नरबलि प्रथा का अंत कर दिया, दास प्रथा का अंत कर दिया। जैसे भारतीयों को जो जो उस समय रूढ़िवादी भारतीय थे, उनकी भावनाएं आहत हुई, तो वो लोग भी अपने इन धार्मिक कारणों, सामाजिक कारणों, आदि के कारणों से भी 1857 की क्रांति में हाथ बटाया था, उसमें भी अपना योगदान दिया था। तो अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने जब 1858 का जब एक्ट आएगा, तो उस एक्ट में बोला गया था कि धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में हस्तक्षेप करने की नीति ना करने की नीति का पालन ब्रिटिशर्स करने लगे। अब उनमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, तो इस आधार पर ही तो गलत कर सकते थे आप गलत कह सकते थे देखते ही पहले नजर में ना। चलिए, हम आगे चलते हैं। तो इस 1800, हालांकि ये तो शार्ट में इस जो कथन है दूसरा है, उसके बारे में बताया हूँ। चलिए, तो हम जो इसके जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, और फिर अपने तथ्यों के आधार पे अपने इसका सही जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे। देखिए, तो जो चार्टर एक्ट 1813 था, इसकी इसमें क्या क्या प्रावधान थे, 1813 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, हम उस प्रावधान को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। जो देखिए, जो प्रावधान है, यह था कि जो उस समय 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का को जो प्रदत्त भारतीय व्यापार का एकाधिकार था, वह समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एकाधिकार। देखिए, जब कंपनी का निर्माण हुआ था, उसमें ब्रिटेन में छोटे छोटे बहुत सारे कंपनियों को मिला करके एक नई कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जिसे नाम से जाना जाता है, उस कंपनी का निर्माण किया गया था। एक प्रकार से कंपनी का मोनोपोली हो गया था, जो उसमें जो ईस्ट में व्यापार करने के लिए जो ब्रिटिश कंपनी आई, उसमें केवल एक ही कंपनी होगी, और वह होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यहाँ पे मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए जो ब्रिटेन में अन्य व्यापारिक संघ थे, अन्य जो कंपनियां थी, वो कंपनियों ने वहाँ की सरकार पे क्या बनाया, दबाव बनाया कि हमें भी क्या की जाए, अनुमति दी जाए कि हम भी जाए वहां से, ईस्ट से, यानी ईस्ट मतलब एशिया से, ईस्ट एशिया से, यहाँ से व्यापार खरीद के आए। व्यापार ईस्ट एशिया नहीं, मतलब एशिया को ही ईस्ट में बना देता है, तो वो लोग हमें पूर्व कहते हैं। तो उन्हें को व्यापार करने की अनुमति दी जाए, ताकि वो भी लोग धन कमा सके। तो इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए 1813 का एक्ट लाया गया, और इसमें कंपनी का जो एकाधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। वो अन्य जो वहाँ की कंपनियां थी, उनको भी अनुमति दे दी गई, कहाँ पे, व्यापार करने के लिए भारत में, और यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में, ओके, एशिया में। चलिए, तो यह 1813 के एक्ट द्वारा एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ओके। और देखिए, लेकिन जो एकाधिकार तो समाप्त किया गया, लेकिन उसके दो क्षेत्र थे जिनमें इस पर अभी भी इनका एकाधिकार बना रहा। एक तो चाय का व्यापार। चाय का व्यापार मतलब जो यहाँ पे चाय पत्ती होता है ना, उसका व्यापार जो होता था, उसके मतलब अभी भी केवल चाय पत्ती का जितना भी व्यापार होगा, वो सारा का सारा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा, चीन के साथ व्यापार, यानी कि जो भारत चीन देश है, उस चीन के साथ जितना भी ब्रिटेन ब्रिटेन का व्यापार होगा, उस सारे व्यापार पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, यानी कि कोई और कंपनी उसमें दखल नहीं दे सकती थी। तो यह याद रखिएगा, चाय और चीन को छोड़ करके, एक्सेप्ट चाय प्लस चीन। ये जो शब्द है ना, चाय और चीन, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर पहली बार पढ़ते तो नहीं समझ आता है। जो चाय है, ये चाय पत्ती है, और चीन क्या है, एक देश है। यानी कि चाय के जितने भी व्यापार होंगे, और चीन के साथ जितने भी व्यापार होंगे, उस पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहेगा। ओके। और देखिए, हम आगे चलते हैं। अब तो अभी देखते हैं, भारत सरकार और जो राजस्व की जो अभी भी कंपनी का नियंत्रण बना रहा है, जो भारत सरकार है, और यहाँ पे जो इसका जो भारत सरकार का जो राजस्व है, उस पे अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। हालांकि जो अन्य कंपनी व्यापार कर सकती हैं यहाँ पे आके, और कंपनी को अपने भारत में जो अधिकारियों का नियुक्ति करने का प्रावधान था, वह अभी भी वो बना रहा। अभी ये कंपनी जो यहाँ के सदस्य नियुक्त होते थे, यानी कि जो अधिकारी नियुक्त होते थे, वह कंपनी ही के द्वारा ही किया जाता था, यानी नियुक्तियां बाई कंपनी, यानी कंपनी के द्वारा ही भी नियुक्तियां किया जाता था। यह बना रहा, कंटिन्यू रहा। दूसरा, अन्य देखते हैं, वर्ष 1813 तक उन्होंने देश के धार्मिक,
1813 तक उन्होंने देश के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति का भी अनुपालन किया। मतलब उन लोगों ने क्या किया, जो जो यहाँ के जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट में भी ऐसा प्रावधान था कि उन लोग क्या किया, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की जो नीति था उसका अनुपालन किया ना, मतलब इसका यानी कि पालन नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, पालन नहीं किया, और इसी के माध्यम से, इसी एक्ट के माध्यम से ही उन्होंने उन व्यक्तियों को भी अनुमति प्रदान की। कौन? जो ब्रिटेन में रहते थे और वो भारत में आना चाहते थे, और यहाँ पे आकर के जो पाश्चात्य कंट्री की जो सभ्यता थी, क्रिश्चियनिटी थी, उसका विस्तार करना चाहते थे, कहाँ पे? भारत में। ठीक है, तो यानी कि जो मिशनरी थे उनको भी अनुमति दे दी गई। क्या कर दी गई? अनुमति दे दी गई। इनको भी क्या कर दी गई? अनुमति दे दी गई। अब यह भारत में आकर के वहाँ की जो शिक्षा है, जो इंग्लिश की शिक्षा है, ठीक है, और इंग्लिश और जो अन्य वहाँ के जो कल्चर है उसका आके भारत में विस्तार कर सकते थे। ठीक है, जिससे यहाँ की जो, अब यहाँ के जन, इसके बाद जब ये जो वो आने लगेंगे तो यहाँ पे भारत में जनजातीय विद्रोह, आदिवासी विद्रोह बहुत ज्यादा होने लगे ना वो, क्योंकि उनके जो रियल जो जिंदगी है, निजी जीवन में, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे ये लोग, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद एक एक करके विद्रोह भड़कना शुरू हो जाएगा। तो ये मिशनरी को क्या मिल गया? अनुमति मिल गया। और हम आगे और चलते हैं। देखिए, तो ये लोग आए, जब यहाँ आए, यहाँ के जो भारत के जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, उनका उनका कल्चर में, नैतिकता में, उनके धार्मिक नीति जीवन में आदमी ये लोग हस्तक्षेप करने लगेंगे। देखिए, तो इन लोगों ने, जब ये लोग आए तो इन लोगों को एक प्रकार से लाइसेंस मिल गया, जो मिशनरी थे आदि थे, इन लोगों को एक प्रकार से लाइसेंस मिल गया, और यहाँ पे आकर के चर्च आदि का जो धार्मिक स्थल है, जो ब्रिटिशर्स के धार्मिक स्थल है, उसका निर्माण करना शुरू कर देंगे। कहाँ पे? भारत में। चलिए, तो हमारा देखते हैं, आप जो तथ्य डिस्क्राइब किए हैं उन तथ्यों के आधार पर अपने एक एक करके ये जो कथन दिए हुए हैं, इन कथन को चेक करते हैं। पहला है, इस अधिनियम ने पहली बार सभी अंग्रेज व्यापारियों को चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। पहली बार कब बोला गया है? पहली बार ना, इससे पहले ही थी, परंतु उसकी जो मोनोपोली थी वो अब कंटिन्यू रखा गया, ना कि अनुमति दिया गया। ठीक है, अनुमति तो था ही, तो उसे कंटिन्यू रखा गया, अभी भी था अनुमति। तो इस आधार पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दूसरा, इसने मूल में धार्मिक और सामाजिक संस्कृति पहलुओं में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया? नहीं, बल्कि मिशनरियों को क्या कर दिया? अनुमति भी दे दिया गया। तब वो लोग आएंगे और हस्तक्षेप करेंगे, 1857 की क्रांति में आग में घी का काम करेंगे, यही मिशनरी। ओके, तो देखिए, तो ये भी हो गया। तो यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, यह मराठा, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में है। तो आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में बेसिन की संधि, वसीन की संधि, इंग्लिश में बोलते हैं वसीन, इसे हिंदी में बोलेंगे बेसिन, बेसिन की संधि में संगठित संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? संधि के अनुसार पेशवा को अपनी राज्य में अंग्रेजों के साथ युद्धरत किसी भी देश के यूरोपीय लोगों को नियोजित करने की अनुमति नहीं थी, नियोजित करने की अनुमति नहीं थी। पेशवा को हैदराबाद के निजाम पर चौथ का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के देशी सैनिकों की एक पदाति सैनिक, यानी पदाति मतलब पैदल सैनिक को पेशवा के प्रांत में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये कुछ कथन दिए हुए, दो एक दो तीन तीन कथन दिए हुए हैं। इन तीन कथन के आधार पर हमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक चुनना है। तो चलिए, इससे संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों को पहले देखते हैं, फिर तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, जो यह बेसिन की संधि है, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, हम उसकी उसको डिस्कस करते हैं। यह पूना, जो पूना उस समय का जो क्षेत्र था, पूना के युद्ध के पश्चात, जो पूना के साथ पूना का युद्ध हुआ, उसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और भारत ने पूना के जो मराठा थे, मराठा यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय, कौन थे? ब्रिटिश प्लस प्लस बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय के मध्य यह 1802 में हस्ताक्षरित हुई थी। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। कब? पूना के युद्ध के बाद, जिसमें आई थिंक लग रहा है तो इसमें क्या हो जाएंगे? मराठा हार जाएंगे, और उसमें हारने के बाद यह संधि उनके ऊपर थोपी जाएगी। तो इसमें क्या क्या प्रावधान था इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो संधि के अधीन निकली जो शर्तें थी उसके बारे में, यह कंपनी की एक पदार्थ सैनिक टुकड़ी, यानी कि पदार्थ सैनिक, जो कंपनी की एक पदार्थ सैनिक थी, उनकी राजधानी में रखी जाएगी एक पदार्थ सैनिक टुकड़ी, जिसमें 6000
जिसमें कम से कम 6,000 सैनिक होंगे, यानी अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं थी, जिसमें 6,000 सैनिक उसमें हो सकते थे। देखिए जिसमें भारतीय और यूरोपीय पदार्थ सैनिक की संख्या समानुपात में थी, ठीक है। समान अनुपात में थी, यानी कि 50-50%, 50% भारतीय होंगे, 50% यूरोपियन होंगे, दोनों को मिलाकर एक ब्रिटिश सैनिक की एक टुकड़ी बनाई जाएगी। वह टुकड़ी बाजीराव द्वितीय के राजधानी में रखी जाएगी। ओके देखिए, को अपने राज्य में स्थापित या तैनात करने के लिए था। तो इस देखिए, और आगे चल और फिर इसमें यह भी प्रावधान था कि जो 26 लाख तक का ना, 26 लाख तक का क्षेत्र, 26 लाख का एक प्रकार से क्षेत्र, जो ये बाजीराव द्वितीय थे, यह 26 लाख का एक क्षेत्र देंगे। क्या देंगे? एक क्षेत्र देंगे, जो किसको? कंपनी को सौंप देंगे। ओके, यानी कि उनसे 26 लाख का जो जहां से आय प्राप्त होता था, उस जो उतना पूरा क्षेत्र कंपनी उनसे हड़प लेगी। आगे चलते हैं। और सूरत जो शहर था, सूरत शहर, यह सूरत शहर कंपनी को मिल गया। किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। किसके द्वारा? बाई जो पूना के ये शासक थे, कौन? बाजीराव द्वितीय। यानी कि सूरत किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। आगे चलते हैं। देखिए, जो निजाम से चौथ प्राप्त करने के सभी अधिकार थे ना, जो निजाम, उसे जो क्या किसे, ये जो मराठा थे, जो निजाम हैदराबाद के जो निजाम थे, उनसे क्या करते थे? चौथ वसूला करते थे। ओके, वो चौथ वसूलने का जो सारा अधिकार था, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, निजाम से चौथ वसूली का अधिकार समाप्त कर दिया गया। निजाम से चौथ वसूली का अधिकार क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। ओके, और हम आगे चलते हैं। तो उसने पेशवा और निजाम, जो पेशवा थे और निजाम थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, और निजाम गायकवाड़, ठीक है, निजाम या गायकवाड़ के बीच जो सभी मतभेद थे, यानी कि उनके बीच में क्या था? जो मतभेद था, उसमें वो लोग क्या करेंगे? कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे। मध्यस्थता स्वीकार करेंगे ना, मध्यस्थता स्वीकार करेंगे, ऐसा उसमें प्रावधान था। ओके, मध्यस्थता, ठीक है, क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। देखिए, आगे चलते हैं हम। यानी कि कंपनी उसमें एक मध्यस्थता करेगी, उनके भी, दोनों लोगों के बीच में सुलह करेगी। ओके, अब देखिए, किसके किसके बीच में? जो पेशवा थे और जो निजाम गायकवाड़ थे, उन लोगों के बीच में। पेशवा द्वारा अपने राज्य में अंग्रेजों के द्वारा युद्धरत, पेशवा द्वारा, जो पेशवा थे, और जो अंग्रेजों द्वारा जो अन्य शक्तियां थी, जो क्या थी? उनसे युद्धरत थी, उन लोगों के साथ कोई भी, किसी भी देश के यूरोपीय लोगों को, मतलब उन लोगों के साथ जो भी अन्य भी कोई उनके साथ विवाद होता था, तो उसके लिए वह किसी भी यूरोपीय लोगों से सेवा नहीं लेंगे, जिनके साथ ब्रिटेन की क्या हो? एक बार से इनेमी कंट्री हो, उनके किसी भी लोगों को यह अपनी सेवा में शामिल नहीं करेंगे, और किसके बिना? कि ब्रिटिशर्स की अनुमति से, यानी कि उसमें अब एक बार से नहीं ही कर देंगे। ओके, देखिए, और अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को कंपनी के नियंत्रणाधीन रखेंगे। जो अन्य राज्यों के साथ जो विदेशी जो सॉरी, जो उनके लिए विदेशी था, हालांकि जो अन्य राज्यों के साथ जो उनके संबंध है, वो स्थापित करने के लिए, यानी संधि करने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए, वो सारी की सारी जो शक्तियां थी, वह किसकी? ब्रिटेन के अधीन आ गया, यानी ब्रिटेन की अनुमति के आधार पर, यानी नियंत्रण में ही यह की जाएगी। ओके, एक प्रकार सहायक संधि, एक प्रकार से है ना, सहायक संधि इनके ऊपर थोप दी गई। तो यही हो जाएंगे ना पेशवा, जो सहायक संधि इनके ऊपर थोपी गई। और इस समय जो काल है, ये कौन सा है? लॉर्ड वेलेस्ली का काल, आई थिंक, तभी ना, लॉर्ड वेलेस्ली का काल है, उसी के समय आया था ना यह सहायक संधि। ओके, चलिए, हम अपने जो प्रश्न है उसको देखते हैं। संधि के अनुसार पेशवा को अपने राज्य में अंग्रेजों के साथ युद्धरत किसी भी देश के यूरोपीय लोगों को नियोजित करने की अनुमति नहीं थी। यस, नहीं थी। पेशवा को हैदराबाद के निजाम पर चौथ का पूर्ण अधिकार प्रदान किया है? नहीं, चौथ का जो अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। पहला देखिए सही है, दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो इस तरह पे हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी, दूसरा इसमें भी, हमें क्या चुना है? सही ऑप्शन है, और दूसरा क्या है? गलत है। देखिए, तो इस तरह के जो प्रश्न है थोड़ा इजी नहीं होते हैं, लेकिन इजी भी होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की देसी सैनिकों की एक पदाति सेना को पेशवा के प्रांत में नियुक्त किया गया। यस, ओके, पेशवा के प्रांत में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। अभी हमने डिस्कस किया है। ओके, चलिए, तो हम अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखते हैं, समय ज्यादा हो गया ना, एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं अभी। देखिए, प्रश्न है, सॉरी, निम्नलिखित समितियों, जो समितियां हैं, जो निम्नलिखित समितियों
आयोगों में से में से में से ऐसी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सैन्य सुधार से संबंधित है। यानी जो समितियां हैं इसमें से कौन सी समितियां, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है शब्द में, तो कुछ कौन सी समितियां जो है ना यो सैन्य सुधार से संबंधित है, सैन्य सुधार से संबंधित है। तो पहला है पीला आयोग, सैंडहर्ट समिति और एस्ले एडन्स आयोग। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से आयोग या समिति क्या है, सैन्य सुधार से संबंधित है। चलिए तो हम फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो अंग्रेजों के अधीन सेना का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया ना। अंग्रेजों के अधीन जो सेना थी उसके उसमें कुछ भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। हाँ, उसी के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखो जो सेना के पुनर्गठन के पीछे का जो मुख्य कारण था वह 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसकी क्रांति की पुनरावृत्ति को रोकना था। क्रांति की पुनरावृत्ति को क्या करना था, रोकना था। ठीक है, विद्रोह को रोकना था, पुनरावृत्ति को रोकना था, एक बार कहें। आरंभ में ही सेना की जो भारतीय शाखाओं पर यूरोपीय शाखाएं थी उनकी सर्वोच्चता निर्धारित की गई। यानी कि जो भारतीय की जो सेना होना थे उनके ऊपर जो यूरोपियन सेना थे उनकी कुछ सर्वोच्चता दी जाती थी ना, ओके, निर्धारित की गई, सुनिश्चित की गई। और इस संबंध में 1859 से लेकर 1879 तक, यानी कि हम एक बार से विद्रोह बोले, विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकना था। जो सुधार हुआ गया ना ये रोकना था। कैसे, 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद ही काफी ज्यादा आयोग नियुक्त किए जाएंगे ताकि ऐसा विद्रोह फिर से ना भड़के, रोका जाए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या निर्धारित किया गया था जो ओके, तो इस समय निर्धारित किया था कि सेना होगी, जो ब्रिटिश जो सेना होगी उसमें जो रेशियो होगा यानी 1:3 में होंगे, 1:3। ओके, 1/3 क्या होंगे, वह रेशियो ब्रिटिशर्स का होगा। जो कोई भी सेना होगा उसमें 1/3 ब्रिटिशर्स का होगा। यह सिद्धांत जो था 1857 से पहले तक था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले तक था। उसके बाद इसे क्या कर देगा, हाँ हालांकि हाँ 1/3 इसके बाद निर्धारित किया जाएगा, परंतु जो इससे पहले था वह मात्र 14% था। कितना परसेंट, 14%। यानी कि 100 लोगों में से 14 क्या होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, यानी वहाँ के यूरोपीय सैनिक होते थे। और यानी कि 86 सैनिक इंडियन होते थे। ठीक है, तो इसको चेंज करके 1/3 कर दिया जाएगा। आगे चलिए, तो जो जो उसमें के जो अलग अलग क्षेत्र के जो पढ़े लिखे जो सैनिक होते थे, वो जो पढ़े लिखे जो उच्च वर्ग के सैनिक होते थे, 1857 की क्रांति के बाद उच्च वर्ग के सैनिकों से नियुक्तियां बंद कर दी गई, ताकि वो लोग पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनके अंदर क्रांति की ज्यादा थी, तो वो लोग सच के प्रति सहन नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उच्च जाति जो ब्राह्मण वर्ग से, क्षत्रिय वर्ग से, उन लोगों से नियुक्तियां बंद कर दी गई। और कुछ क्षेत्र भी थे, जैसे बंगाल था, बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग ज्यादा लोग रहते थे ना, जो पाश्चात्य कंट्रियों से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ पे आए थे और उन लोगों के प्रति बुराइयों के साथ उनके एक बार से सामाजिक चेतना ज्यादा था उन लोगों के लिए। तो उन लोगों यानी बंगाल के क्षेत्र से भी सैनिकों की नियुक्तियां बंद कर दी गई, यानी काफी हद तक उसमें सीमित कर दी गई। लेकिन देखिए जो सावधानी पूर्वक बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का जो भारतीय सैनिकों का अनुपात था ना, जो हालांकि वहां पे नियुक्ति तो किया जाता था बंगाल से, परंतु रेशियो उनका बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, 1/3 1/2, यानी कि 50-50, एक प्रकार से बोले तो 50-50% कर दिया गया। यानी 50, 100 में से 50 बंगाली है तो 50 यूरोपीय होंगे। और जो अन्य क्षेत्र थे वहां थोड़ा कम रखा गया, यानी कि अगर हर मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 40 लोग ब्रिटिशर्स होंगे, तो 60 लोग क्या थे, भारतीय थे। 60 लोग क्या थे, भारतीय थे। ऐसा प्रावधान किया गया। यानी कि बंगाल में नियुक्तियां कम होती थी और अन्य क्षेत्रों से ज्यादा होती थी। देखिए जो अन्य विभाग हुआ करते थे, तोपखाने, बंदूक, टैंक वगैरह, उन लोगों से भी भारतीयों को क्या किया जाता था, दूर रखा जाता था। भारतीयों को उससे भी दूर रखा जाता था। साथ ही और भारतीयों को जो हथियार दिए जाते थे वो घटिया किस्म के होते थे, घटिया किस्म के होते थे, जिसमें क्या थे, बंदूक वगैरह होते थे, वो बहुत ही घटिया किस्म के होते थे। उनसे उच्च तकनीकी हुआ करता था, युद्ध की जो उच्च तकनीकी सामग्रियां हुआ थे उनसे वो लोग दूर रखते थे। और देखिए जो हम देखिए ना, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से आगे चल के 1914 तक, लगभग 1914 तक कि भारत की कोई भी अगर सैनिक है ना, कोई भी बड़ा अधिकारी है, वो था सूबेदार। सूबेदार तक ही प्रमोशन मिल सकता था मैक्सिमम। यानी वो बड़े बड़े पदों पे उनकी नियुक्तियां नहीं होती थी, अधिक से अधिक सूबेदार तक ही वो लोग जा सकते थे जो भारतीय थे। आगे चल के देखिए जो 1818 के पश्चात, हालांकि जो इसके बाद क्या को चेंज किया जाएगा, उनमें दो रैंक में अलग अलग रैंक में भी प्रदान किया जाएगा। देखिए
तो इसी इन्हीं सब जो इस ऊपर हमने डिस्कस किया, इन्हीं सब में सुधार करने के लिए, जो अभी जो सुधार हुआ था या फिर उसी में अपडेट करने के लिए जो अलग-अलग कमिटियां या आयोग निर्धारित किए गए, उन्हीं आयोग में ये पील आयोग, सैंडहर्ट समिति और इसलिए ईडन आयोग हैं, उन्हें हम चेक करेंगे कौन-कौन से कैसे और कब-कब आए हैं। देखिए, जो ब्रिटिश भारतीय जो सशस्त्र सैनिक थे, जो 1857 की क्रांति में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, अब वह लोग जो उन्हें एक प्रकार से ब्रिटिशर्स ने अनिष्ट कहा, यानी अनिष्ट कहा, तो उन लोगों का पता लगाने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में रीजनल सर्वे किया गया और देखा कि कौन-कौन से लड़ाकू जातियाँ हैं जो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहेंगी, क्या रहेंगी? लॉयल रहेंगी, यानी उन लोगों का हमेशा समर्थन करेंगी, उनके साथ सहानुभूति रखेंगी। एक प्रकार से उनके चमचा बने रहेंगे, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उच्च 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 वर्ग की जातियों को हटा दिया गया। उसमें आते हैं सैंडहर्ट समिति। कौन है? सैंडहर्ट समिति। ये हो गया सैंडहर्ट समिति। तो इन्होंने ही रिकमेंडेशन किया था और इसके आधार पर इन्होंने बहुत सारी जातियों का पहचान किया था। जैसे अ, क्षत्रिय वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से उन लोगों से सैनिकों की नियुक्तियाँ बंद कर दी गई। जो अन्य जो जो एक बार से बोला जाए तो समाज में ना एक के साथ खाई भी बढ़ गया। लोग एक दूसरे के प्रति अब इसी के साथ द्वेष भी करने लगेंगे। खाई बढ़ाने का भी कार्य ये करेगा। देखिए, अनिष्टों का पता लगाना यानी किसी से सार्थक हुआ और जिन्होंने 1857 के विद्रोह में विशेषताओं की एक सूची तैयार की गई कि कौन कौन उसमें उस समय किस किस समुदाय के लोगों की भागीदारी ज़्यादा थी, किस किस समुदाय ने ब्रिटिशर्स के साथ दिया, ठीक है, और उनको अलग करने की भी इसमें कुछ ऐसा सुझाव दिया गया। एक पास से लड़ाकू जातियों की भी इसमें पहचान की गई कि ताकि उनकी नियुक्ति की जा सके, लड़ाकू जातियों की पहचान की जाए, की गई थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए सैंडहर्स्ट समिति है, इसने ये भी पता लगाया कि सैंडहर्स्ट समिति ने कि जो भारत में जो अधिकारीकरण किया जाएगा, भारतीयकरण किया जाएगा, वो मात्र 50% तक हो जाएगा। 1852 तक, सॉरी 1952 तक मात्र 50% भारतीयों का क्या हो जाएगा? अधिकारी होंगे। 50% ही अधिकारी हो पाएंगे, ऐसा भी इसने अनुमान लगाया था। तो ये रहा जोनाथन, जो सैंडहर्स्ट समिति है, ये भी किस पे? सैनिक से संबंधित ही है। हम आगे चलते हैं। एक देखिए, ये जो 1857 के विद्रोह हुआ था ना, उस विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन करते समय जोनाथन पील आयोग के पास सामाजिक समूहों और क्षेत्रों की पहचान करने का कार्य, जहां निष्ठावान सैनिकों की भर्ती की जा सकती थी। ओके, तो यह कार्य था जहां से मतलब उनको कार्य दिया गया कि कहां से हम सैनिकों की भर्ती करें। जोनाथन पील, ये थी जोनाथन पील, जो 1857 की क्रांति की जस्ट बाद इनकी गठन की गई थी। जो ये थी ना सैंडहर्ट समिति, इनका गठन जो हुआ था वर्ष 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। जो ये पील जो है ना, ये 1857 की क्रांति के जस्ट पास ही में हुआ था ना, जस्ट पास बाद ही हुआ था। इनका पता लगाना था कि किस क्षेत्र से हम सैनिकों की नियुक्ति करें, किस सैनिकों से किस क्षेत्र से सैनिकों की नियुक्ति करें। तो ये रहे जोनाथन पील। और देखिए, इस कमीशन ने जिस सिद्धांत पर बल दिया हुआ था, देसी सेना की विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातियों को कैसे गठित किया जाए, यानी जो सेना है उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से और एक बार से जातियों से गठित किया जाए और प्रत्येक रेजिमेंट के माध्यम से गैर विभेदन रूप से मिश्रित हो और उन्हें क्या हो कि किसी एक ही जाति या समुदाय के लोग एक ही क्षेत्र में ना रहे, उनको अलग अलग से मिश्रित करें उनकी, ताकि उनकी जो विचारधारा है अलग अलग हो, विचारधारा क्या हो? अलग अलग हो, कभी एक मत ना हो पाए। ठीक है, ये किसमें? पील आयोग की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि ताकि एक ही विचारधारा के लोग अगर एक ही पास रहेंगे, तो उन लोगों में जो विद्रोह की भावना है वो काफी ज्यादा भड़क जाएगी ना, मतलब उनकी जो विचारधारा है एकमत हो जाएंगे और एकमत हो जाएंगे तो भड़कने की ज्यादा संभावना हो जाएगी। ऐसा उसमें सुझाव दिया गया, तो इसीलिए उसमें बोला कि अलग अलग राष्ट्रीय के लोग और अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, वो उसमें समाज के लोगों को भी उसमें एकत्र किया, एक रखा जाए, ताकि उनकी एकमत ना हो पाए। देखिए, सैनिकों की भर्ती व्यक्तिगत रूप के बजाय माने कि ठीक है, उन समुदाय के संदर्भ में अधिक देखी जाए जिससे वे संबंधित थे। तो यानी कि जो व्यक्ति की जो व्यक्तित्व था उसके आधार पर ना देखे, बल्कि उस समुदाय को देखा जाए। ठीक है, वो व्यक्तिगत रूप से भर्ती ना करके उस समुदाय में जिस समुदाय में सबसे ज्यादा लॉयल रहेंगे ब्रिटेन के प्रति, उसी में से ज्यादा भर्ती देखा जाए। ठीक है, ये ना देखा जाए कि समुदाय के कितने लोग हैं, बल्कि ये देखा जाए कि समुदाय के लोग कितने लॉयल हैं, इसके आधार पर उस समुदाय से अधिक लोगों को भर्ती की जाए। देखिए, तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्या किया, इसमें जो सैनिकों को भर्ती करते समय ना उनकी जाति, धर्म, निर्जातिता, ठीक है, नस्ल आदि पर भी महत्व दिया गया, ताकि उनकी जाति, धर्म, उनकी जो पास्ट में कैसे रिकॉर्ड रहे हैं, ठीक है, जाति, धर्म, एक बार से बोले जाति,
धर्म, नस्ल आदि का भी पहचान किया जाता था, ताकि वो लोग कितने ब्रिटेन के प्रति लॉयल रहे हैं, तो उनके आधार पे भी भर्ती किया जाता था। देखिए इसी पे महत्व दिया गया। और जो बृहत्तर पंजाब क्षेत्र था, बृहत्तर पंजाब क्षेत्र से बंगाल की सेना के लिए प्रमुख कैचमेंट बना। ठीक है, सॉरी, बृहत्तर पंजाब और वो अब बंगाल सेना के लिए एक प्रमुख कैचमेंट क्षेत्र बन गया। यानी कि जो पंजाब का जो बंगाल का जो क्षेत्र था ना, बंगाल के क्षेत्र से वहां से सैनिक भर्ती नहीं किए जाते थे, वहां से पंजाब से के सैनिकों को वहां पे बंगाल में लेकर वहां पे नियुक्त किया जाता था। ठीक है, सिंध वाले क्षेत्र से। देखिए, अब 1857 के दशक के अंत तक बॉम्बे सेना और मद्रास सेना को निश्चित रूप से बंगाल सेना से कमतर माना जाने लगा। और जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी था, वहाँ के जो सेना थे, उसमें पंजाब के क्षेत्र से सेना की नियुक्ति ज़्यादा होने लगती थी, होती थी। और जो मद्रास और एक बार से बम्बई था, वहाँ पे कुछ जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में वहाँ पे शिक्षित वर्ग के लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ पे भी उन लोगों को अब बंगाल की तुलना में वहाँ पे कम माना लगा जाने लगा। उनकी जो स्थिति थी थोड़ा सा कम कर दी गई, किसके किसके थ्रू में, बंगाल के क्षेत्र, बंगाल प्रेसिडेंसी की तुलना में। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसलिए ईडन समिति, इसलिए ईडन समिति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए हमें ये हमारा ये लगभग लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करना है, तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ। इसलिए ईडन समिति, इसलिए ईडन, सॉरी, इस पे राइटिंग में जो राइटिंग है ना बहुत खराब फिसलता है, जो पेन टेबलेट है फिसलता है, तो राइटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए, इसलिए ईडन समिति, देखिए जो इसकी अध्यक्षता इसलिए ईडन ने की थी, और यह गठित की गई थी 1879 में। और यह आयोग ने पील आयोग द्वारा प्रतिपादित जो नीति थी, उसी की पुनः पुष्टि की, उसी की क्या की पुनः पुष्टि की, यानी कि जांच पड़ताल की, कितना सही है, कितना गलत है और कितना यह उचित है। तो 1880 के दशक के दौरान एक नए सिद्धांत का विकास हुआ, जिसके अनुसार भारतीय समाज के दो व्यापक श्रेणियों नामक लड़ाकू जातियों और गैर लड़ाकू जाति, जो पूरा भारतीय समुदाय था उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक लड़ाकू जाति और एक गैर लड़ाकू जाति में क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। किसमें, लड़ाकू जाति प्लस गैर लड़ाकू जाति में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। और जो नस्ल शब्द है ना, रेस का इस्तेमाल, एक बार देखिए, सॉरी, और जो क्या कर दिया गया, लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों में विभाजित कर दिया गया। और जो रेस, जो नस्ल की जो शब्द है, इस्तेमाल एक अच्छी तरीके से परिभाषित समूह के अर्थ में किया जाता था ना, एक, ठीक है, उसका जो जो शब्द का प्रयोग है उसमें कुछ परिभाषित किया गया, जिसमें कई सामान्य भौतिक भौतिक विशेषताएं थी। ठीक है। हाँ, मतलब जो नस्ल था, नस्ल का एक विशेष परिभाषा तय किया गया, जिसमें कई सारी विशेषताएं थी। ठीक है, मतलब उसकी रहन सहन, खान पान, उनकी कट्ठी कट्ठी एक बार बोले तो हाइट, ऊंचाई वगैरह, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर आदि पे भी क्या कर दिया गया, उसको परिभाषित किया गया, इसलिए समिति में ही परिभाषित किया गया, जिसमें गोरखा रेजिमेंट आ जाएंगे ना, और भी कई सारे राजपूत रेजिमेंट, बहुत सारे रेजिमेंट। ठीक है, नस्ल के आधार पर ही भर्तियां की गई थी। तो यह क्या किया गया, परिभाषित किया गया, अच्छी तरीके से क्या कर दिया गया, परिभाषित कर दिया गया रेस शब्द का, नस्ल शब्द का, इसकी परिभाषा तय की गई ना, परिभाषित किया गया। चलिए तो हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये जो प्रश्न है, तीनों के तीनों क्या है, जुड़े हुए हैं ना, तीनों के तीनों क्या है, इससे जुड़े हुए हैं, जो सैनिक सुधार हुआ था उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने तीनों तीनों का डिस्क्राइब किया। तो देखिए हम जो जो ये सीरीज शुरू किए हैं, इस सीरीज के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। इसमें जो पील आयोग, सैंडहर्स्ट समिति और एस्ले समिति, इन तीनों के बारे में क्या किया, हमने चर्चा किया, डीप में डिस्कशन किया और उसके बारे में जाना। और ऊपर देखिए थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो आंग्ल मराठा युद्ध में जो हुआ था, पूना का युद्ध हुआ था, उसमें जो संधि हुई थी, कौन सी, बेसिन की संधि, बेसिन की संधि के जो उसमें प्रावधान थे उसके बारे में हमने जाना है। और देखिए जो जो ये 1813 का चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, जो उस प्रावधान के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में हमने देखा। और देखिए देसी भाषा का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में डिस्कशन किया ना, जिसकी समाप्ति कब हुई थी,
और लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 1881-82 में। लॉर्ड रिपन के समय भी क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड क्रेनबुक थे, वो भारत सचिव थे, ठीक है। इन्होंने एक समाचार, इन्हीं के कहने पे एक समाचार पत्र आयुक्त नियुक्त किया गया, जो क्या कहते थे, पूर्व पर्यवेक्षण करते थे, यानी ऊपर से पहले एक शुद्ध सटीक न्यूज प्रोवाइड करने के कार्य किया करते थे। और देखिए, हमने लॉर्ड जॉन लॉरेंस की जो कुशल आक्रामकता की नीति है, जिन्होंने अफगानिस्तान में लागू किया था, उसके बारे में जाना। और दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय से कार्टेज व्यवस्था, ना कार्टेज व्यवस्था से संबंधित थी, यानी कार्टेज व्यवस्था से संबंधित कौन थी, जो उसमें कौन थे, पुर्तगाली थे, तो कार्टेज व्यवस्था को हमने जाना। और अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में हमने डिस्कशन किया, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, जिसे मील का पत्थर भी साबित किया जाता है। और भारत में जो संसदीय संवैधानिक विकास था, उसमें ये मील का पत्थर साबित हुआ, एक बार से आधार बन गया था, ठीक है। तो यहाँ से विकास हुआ एक संविधान निर्माण का, संविधानिक जो संसदीय व्यवस्था है उसका यहाँ से विकास हुआ। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब देखिए, जो आगे चलेंगे हम, इसी जो ये हमारा पीडीएफ है, इसमें भी और कुछ प्रश्न बाकी हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में उससे मैं डिस्क्राइब करने का कोशिश करूंगा। तो हमने इसी तरह के इस सीरीज के माध्यम से पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखिए, देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, अपना प्रैक्टिस भी करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।